Hello everyone, very good afternoon. Welcome to the Thought Tree. We are here with the Hindu analysis for 26th Feb. Our question for the prelims is, what is Golan Heights? Since it is in news recently and we have also discussed it on the map, you have to answer this question compulsorily. What is Golan Heights? Option is, new airway started by India to rescue Indians from Ukraine. New airlines, a new satellite launched for mapping polar ice melt, a plateau between Israel and Syria, और the highest plateau of the world. तो इन चारों में से गोलान हाइट्स क्या है ये आपको बताना है. So first news is PM यानी प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमको डिफेंस इंडस्ट्री को और आगे लेकर जाना है अपनी, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड में. डिफेंस में हमारी स्ट्रेटेजिक एज होना, कॉम्पिटिटिव एज होना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में यानी डिफेंस सेक्टर में हमको इसको वाइब्रेंट बनाना है. वाइब्रेंट बनाने से मतलब क्या क्या है, बहुत नई नई चीजें लानी है जैसे, और खासकर बजट में इस साल हमने डिस्कस भी किया था, बजट में इस साल प्रॉपरली इस चीज पे फोकस किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत का जो एम है हमारा डिफेंस में, उसको हमको प्रमोट करना है. यानी डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हम खरीदते हैं या री इंजीनियर करते हैं, उसकी जगह हमको अपने इक्विपमेंट्स खुद बनाना है, यानी वर्ल्ड पर डिपेंडेंट नहीं रहना. अच्छा, डिपेंडेंट होने की एक और जो है नेगेटिव एस्पेक्ट है कि जब आप किसी से कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हो, ठीक है, और खासकर डिफेंस की, तो उस कंट्री को उस टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है, तो वो जो शॉक एलिमेंट है वो नहीं रह पाता, ठीक है. आपने सपोज रशिया से कुछ इंपोर्ट किया, रशिया को पता है कि उसकी टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, जो भी उसने आपको दिया, तो आपके पास शॉक एलिमेंट नहीं है. इन केस ऑफ अ वॉर शॉक सरप्राइज एलिमेंट होना जरूरी है, एनिमी को डराने के लिए, उनको हराने के लिए. अगर आपकी टेक्नोलॉजी में सामने वाले को पता है एनिमी को कि इनके पास ये है, इसको हम ऐसे अटैक कर सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं, तो वैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे. अगर उनको ये पता है कि इनके पास ये है और वॉर के टाइम आपकी उस टेक्नोलॉजी में कोई नई चीज निकल के आती है जिसको वो काउंटर नहीं कर सकते, तो आप जीत सकते हो. तो ऐसा फोकस किया गया है, इस पे एम्फेसाइज किया गया है कि सरप्राइज एलिमेंट हमको इंट्रोड्यूस करना है, कस्टमाइजेशन इंट्रोड्यूस करना है, पर्पज स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है, यूनिकनेस होनी चाहिए हमारी टेक्नोलॉजी में, हमको R&D करना है, यूनिकनेस की तरफ जाना है, सरप्राइज एलिमेंट लेकर आना है डिफेंस इक्विपमेंट्स में, ठीक है. सरप्राइज एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेरराइज द एनिमी, यानी एनिमी को डराने के लिए सरप्राइज एलिमेंट होना जरूरी है. अगर उनको आपके वेपन्स के बारे में सब कुछ पता है तो वो भी अकॉर्डिंगली वैसे ही वेपन्स लेकर आएंगे. लेकिन अगर उनको आपके वेपन्स के बारे में सब कुछ नहीं पता, ठीक है, या पता होते हुए आप कुछ ऐसी चीज उसमें ऐड कर देते हो जो उनको वॉर के टाइम, कन्फ्रंटेशन के टाइम ही देखने को मिलती है, तो वो उसका काउंटर अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो आपको अपने आंसर्स में लिखना है कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में किस किस चीजों की जरूरत है, कस्टमाइजेशन की, यूनिकनेस की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सरप्राइज एलिमेंट. ओके. ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है कि टेक्नोलॉजिकली हम जितना एडवांस अपने डिफेंस सेक्टर को बना सकते हैं उतना हमको बनाना है, और प्राइवेट प्लेयर्स को डिफेंस में अलाउ करना है, ठीक है. गवर्नमेंट ने काफी प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया है. प्राइवेटाइजेशन से आने से क्या होगा, नई टेक्नोलॉजीज हमको पता लगेंगी, तो हमको री इंजीनियरिंग कम करनी पड़ेगी. री इंजीनियरिंग भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जब हम एक मशीन इंपोर्ट करते हैं उसको खोल के उसको समझ के वैसी दूसरी बना देते हैं, नया नहीं बनाते, ठीक है. तो री इंजीनियरिंग, तो प्राइवेटाइजेशन और IT भी हमको यहाँ पर लेकर आना है. नेक्स्ट टॉपिक इज, न्यूज ये है कि पाकिस्तान का एक बैंक है, पाकिस्तान नेशनल बैंक, इसको US ने फाइन किया है बाय $55 मिलियन. अब इस पे फाइन लग गई, ये आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों किया है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया है. तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस की है, FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ये बेसिकली G7 की रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम ये है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल लेवल पे
मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और टेरर फंडिंग को प्रिवेंट करना। आपने सुना होगा पाकिस्तान में बहुत टेरर फंडिंग होती है ना, यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए फंडिंग होती है, तो वो इसको रोकने का काम करती है, ठीक है। FATF, पाक अभी इसकी जो है वो ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में। अच्छा, इसमें 2 लिस्ट होती हैं FATF में, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। जब कोई कंट्री बार बार टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, FATF उसको वार्निंग दे रहा है, और अगर वो एक्शन ले रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए, तो वो ग्रे लिस्ट में मेंटेन रहते हैं, अगर इस पे कम सैंक्शंस होते हैं। अगर वार्निंग देने के बाद भी वो कंट्री इंप्रूव नहीं कर रही तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसके ट्रेड रिलेशंस अफेक्ट हो जाते हैं, कोई उसको लोन नहीं देता, इकोनॉमिकली वो कंट्री पूरी बंद हो जाती है, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट आपको ध्यान रखनी है FATF की। पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट में है। तो FATF किस किस को बचाने का, प्रिवेंट करने का काम करता है? मनी लॉन्ड्रिंग, ओके, टेरर फंडिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्राइम को रोकने का, जो मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी से जो क्राइम जनरेट होते हैं उनको, ठीक है, टेरर फंडिंग को और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। ये FATF जो है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, याद रखना है, यानी गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं अलग अलग कंट्रीज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, न्यूज में भी काफी रहती है ये, ओके। तो FATF आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया अगर मेंबर है तो वो आपके लिए प्रोबेबल क्वेश्चन हो ही जाता है, ठीक है। FATF में करीब 39 के आसपास मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ो तो उसमें आपको ये देखना है, इज इंडिया अ मेंबर और नॉट। तो इंडिया इज अ मेंबर, ठीक है, इंडिया मेंबर है। नाउ सी, एक और न्यूज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट क्लैरिफाई लीगैलिटी ऑफ बिटकॉइन केस फाइल्ड बाय ED। अब यहाँ पर न्यूज ये आई है कि जैसे बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम अपनी क्रिप्टो करेंसी लाएंगे, ठीक है, तो बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन क्या वाकई में लीगल है, इस पे क्लैरिफाई करो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है ED ने, ED भी हमने पहले डिस्कस किया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED काफी न्यूज में रहता है, तो हमारे लिए ED अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीगैलिटी है या नहीं वो तो गवर्नमेंट क्लियर करेगी, तभी पता लगेगा, है ना। ED क्या है बेसिकली? फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, एक पर्टिकुलर एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। इसका काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जिसको हम बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी ये भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है इंडिया में। ये इंटरनेशनल नहीं है, ये इंडिया की एजेंसी है, ठीक है। तो ED ये काम करता है, आपने देखे होंगे कि जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं, अगर किसी को बुलाया जाता है, समन किया जाता है कुछ बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो ED उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ED क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कौन से 2 एक्ट्स को ये एनफोर्स करता है, याद रखना, स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। तो ये 2 एक्ट्स को एनफोर्स करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन भी न्यूज में है, क्योंकि आपने देखा होगा जो यूक्रेन में जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर है उससे थोड़ा रेडिएशन सा निकल रहा है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चेर्नोबिल कहाँ है पहले तो ये पता होना चाहिए। एंड देन IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये करती क्या है बेसिकली? साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड। आपको नाम से ही लग रहा होगा, न्यूक्लियर एनर्जी को हम सब डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, एज एन अल्टरनेटिव। तो न्यूक्लियर फील्ड में बेसिकली ये साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन देती है कंट्रीज को, ठीक है, टेक्निकलिटीज में असिस्ट करती है, साइंटिफिक नॉलेज, कोऑपरेशन, असिस्टेंस ये सब प्रोवाइड कराती है। और इसका साइमल्टेनियसली काम ये भी है कि न्यूक्लियर एनर्जी को, एटॉमिक एनर्जी को हमको तब तक डेवलप करना है जब तक कि वो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट ना हो, है ना।
हमको टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए डेवलप करना है, ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं करना। तो इसका काम ये भी है कि इट ऑल्सो इंश्योर्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी इंश्योर करना है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग एंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसलिए ना डेवलप कर रहा हो कि उसको दूसरी कंट्री पे अटैक करना है, आपको एनर्जी कंजम्पशन के लिए करना है, आप करो। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर जो फील्ड है उसको रेगुलेट करती है, साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन भी उसमें प्रोवाइड कराती है, स्टैंडर्ड्स भी बताती है। अच्छा, देन हमारी न्यूज है रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, हमने काफी बार डिस्कस कर लिया, आप लोगों को पता ही होगा। तो जब रशिया और यूक्रेन की टेंशन चल रही है तो इकोनॉमी की ये न्यूज है, इंडिया चाहता है कि इंडिया का जो ट्रेड है पर्टिकुलरली रशिया के साथ वो रुपी में करे। अब रुपी में करने से क्या होगा, रुपी में करने से ये होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट के शॉक लग सकते हैं, फ्यूचर में फ्लक्चुएट हो सकती है, उससे इंडिया बच जाएगा। अब ऐसा क्यों चाह रहा है, पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर्स जो हम देते हैं, फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलरली किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की जो बेल्ट है इंडिया की, पंजाब हरियाणा, जहाँ पर गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है, तो गेहूं में बहुत ज्यादा यूज होता है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर हम रशिया से काफी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, रशिया हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है। तो फर्टिलाइजर के लिए हम रशिया पे डिपेंडेंट हैं। अब क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, करेंसी पे भी असर हो सकता है, तो इंडिया ये प्लान कर रहा है कि जो हम रशिया से फर्टिलाइजर खरीदते हैं वो हम रुपी में खरीदें, ठीक है, दूसरी करेंसी में नहीं। तो दिस इज द न्यूज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर वीट में काम आता है, और ग्रीन बेल्ट जो है सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन से वीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन बढ़ा, एंड पर्टिकुलरली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उन एरियाज में फर्टिलाइजर की बहुत अभी कमी भी हो गई थी, तो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो रशिया से हमको इसका ट्रेड मेंटेन रखना है, वरना हम भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। वीट इज आर स्टेपल डाइट इन नॉर्थ इंडिया एंड राइस इज द स्टेपल डाइट इन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज द न्यूज। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे पूछा था गोलान हाइट्स क्या है, कल या परसों हमने डिस्कस किया था। गोलान हाइट्स बेसिकली क्या है, या क्या ये कोई एयरलाइन है, नहीं। क्या ये कोई सैटेलाइट है, बिल्कुल नहीं। ये हाईएस्ट प्लेटू है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये इजराइल और सीरिया के बीच में एक प्लेटू है। सबका ध्यान अभी सिर्फ यूक्रेन और रशिया पे होगा, लेकिन ये भी न्यूज में है, यहाँ पर भी अटैक हुआ है, इसके पास एक सिटी है, वहां पर इजराइल ने बॉम्ब गिराया था। तो यहाँ मैप हम देखते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास में, गोलान हाइट्स ये देख रहे हो आप, ये प्लेटू है गोलान हाइट, यहाँ इजराइल है, सी ऑफ गैलीली है और सीरिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पास में कौन सी सी है, सी ऑफ गैलीली, ठीक है। गोलान हाइट्स के पास में सी ऑफ गैलीली। अब इसको हाइट क्यों बोलते हैं, बेसिकली ये प्लेटू है। क्या है, ये प्लेटू है। सीरिया ने इसके आसपास की जो सिटी उस पर अटैक क्यों किया, सीरिया ने नहीं, इजराइल ने, सॉरी। तो इजराइल इसको कैप्चर क्यों करना चाहता है, एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी प्लेटू होता है ना, प्लेटू इज ऑलवेज वेरी वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। प्लेटू रिसोर्सेज में बहुत रिच होता है, ठीक है। जैसे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटू है, रिचेस्ट प्लेस है ना, प्लेटू, वहां सारे रिसोर्सेज मिलते हैं ऑलमोस्ट। तो प्लेटू हमेशा रिसोर्स में रिच होता है। दूसरा, प्लेटू हाइट से हमेशा डिफेंस में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। ये मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पहाड़ है, ठीक है, एक आर्मी, एक कंट्री की आर्मी यहाँ पर तैनात है, एक कंट्री की आर्मी यहाँ से अप्रोच कर रही है, ठीक है। किसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, किसके पास ज्यादा एडवांटेज है, ये लोग इनको देख पा रहे हैं, इजीली अटैक कर पाएंगे, ये लोग देख भी नहीं पाएंगे कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, ठीक है। तो हाइट का हमेशा डिफेंस में बेनिफिट मिलता है। तो प्लेटू से ये क्या करना चाह रहे हैं, इसको कैप्चर करके पहला एडवांटेज ये स्ट्रेटेजिक लेना चाह रहे हैं यहाँ पे। दूसरा एडवांटेज, यहाँ से जो एक रिवर जाती है, प्लेटू रिवर के भी सोर्सेज होते हैं, पानी का भी सोर्स होता है, उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है इजराइल। तीसरा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज काफी पाए जाते हैं, इस चक्कर में इस रीजन को अपना बनाना
चाहता है। तो गोलान हाइट्स ये प्लेटू है बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, एंड नियर इसकी जो बॉर्डरिंग सी है वो कौन सी है, सी ऑफ गैलीली। ये आपके लिए एटलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल प्रीलिम्स में, ठीक है। सो इसका आंसर होगा गोलान हाइट्स इज द प्लेटू बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, आंसर वुड बी सी। आई होप आपने सी किया होगा, क्योंकि हमने लास्ट अपने द हिंदू एनालिसिस में इसको डिटेल में कवर किया था। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही है। दैट इज इट फॉर टुडेज एनालिसिस। आपको अगर इनके पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम पे जाके चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक। एंड इकोनॉमिक सर्वे के भी वीडियोस आई होप आप देख रहे होंगे। हर चैप्टर वाइज जो है चैनल पे डिटेल में एनालिसिस अवेलेबल है। तो कीप स्टडिंग, कीप liking us, keep sharing us, and please subscribe. Thank you. Have a nice day. Thank you.